आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहजी अकेडमी। डियर फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डे 64 है और आज हम अपना न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एडजस्टिंग एंट्रीज। अब ये एडजस्टिंग एंट्रीज क्या, आप लोग सोच रहे होंगे भाई जर्नल तो पढ़ी थी, एडजस्टिंग क्या है। तो बेटा एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल को, कि अकाउंटिंग किस तरह से वर्क कर रही होती है। सबसे पहले अकाउंटिंग में आ जाता है जर्नल, जो कि हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था, जर्नलाइजिंग, जिसमें हम तमाम डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन को डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट डाउन कर लेते थे, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, हमारे पास कैश आ रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, कोई हम चीज़ उधार पे ख़रीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर देते थे जर्नल में। इसके बाद बेटा सेकंड स्टेप आता है हमारे पास जर्नल लेजर, यानी हमारे पास जो जर्नल थी उनको ही देखते हुए हम जर्नल लेजर बनाते थे। टी अकाउंट जिसे हम कहते थे, टी फॉर्म बनाते थे। फर्स्ट साइड हमारी डेबिट साइड होती थी, ये साइड हमारी क्रेडिट साइड होती थी। यानी अगर हम कैश का टी अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे पास जर्नल में जितनी कैश की ट्रांजैक्शंस होती थी हम उसे रिकॉर्ड कर लेते थे, और एट द एंड हम उसका बैलेंस फाइंड आउट करते थे कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है। और इसी क्लोजिंग बैलेंस को फिर हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे, इसी क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देते थे अपने ट्रायल बैलेंस में। तो बेटा ये जो तीन स्टेप्स होते हैं, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये काम कौन कर रहा होता है? ये काम कर रहा होता है बुक कीपर। यहाँ ट्रायल बैलेंस जहाँ बन गया, यहाँ पर बुक कीपर का काम ख़त्म, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडजस्टिंग एंट्रीज। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है अकाउंटेंट का। तो एडजस्टिंग एंट्रीज से कौन बनाना स्टार्ट करता है? एडजस्टिंग एंट्रीज हमारा अकाउंटेंट बनाना स्टार्ट करता है। एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद बेटा बनता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये जो ट्रायल बैलेंस था ये हमारा नॉर्मल ट्रायल बैलेंस था, जिसमें हमने जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाया था। अब ये हमारे पास उसके बाद कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाती हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं। इसके बाद बनता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखते हुए हमारे पास मेंटेन हो जाता है हमारा लास्ट जो काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों चीज़ें भी हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आगे चलकर चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टिंग एंट्रीज से। एडजस्टिंग एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज usually made at the end of an accounting period to allocate income and expenditure to the period in which they actually occurred. एडजस्टिंग एंट्रीज भी एक तरह की जर्नल एंट्री होती हैं, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? ताकि हम सही तौर से अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड कर सकें, यानी इस साल के जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, एक्यूरेटली जो है हम अपना डेटा पुट करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे होते हैं। An adjusting entry therefore is one that bring an account balance up to date so that the account show the current information at the end of the accounting period. The number and the variety of adjustment necessary at the end of accounting period varies with the nature of the business and its method of keeping accounting record. क्या मतलब हुआ बेटा? बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस सप्लाईज थी, जब आपने वो ख़रीदी होंगी तो जाहिर सी बात है आपने ऑफिस सप्लाईज़ के लिए ही ऑफिस सप्लाईज़ के नाम से रिकॉर्ड की होंगी, और ऑफिस सप्लाईज़ हमारा क्या है? एसेट है, तो वो हमारे एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड हुई थी उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे हमारे कुछ मंथ्स गुजर गए तो वो ऑफिस सप्लाईज़ यूज़ होना शुरू हो गई। हर मंथ के साथ साथ कुछ ना कुछ ऑफिस सप्लाईज़ यूज़ होती रहीं। तो जिस तरह से वो ऑफिस सप्लाईज़ यूज़ हो गई तो वो हमारा क्या बन गया? वो हमारी एक्सपायर हो गई, यानी अब हमारे पास वो ऑफिस सप्लाईज़ नहीं है जो हम खर्च कर चुके हैं। तो बेटा जो चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं, यूज़ हो चुकी हैं और परमानेंटली यूज़ हो गई, अब वो ऑफिस सप्लाईज़ वापस नहीं आ सकती, तो वो हमारा एसेट ही रहेगा क्या एट द एंड? बिल्कुल भी नहीं, अब वो हमारा एक्सपेंस बन चुका है,
यानी जो चीज़ एसेट थी पहले, अब हमने इस्तेमाल कर ली, जब वो चीज़ यूज़ हो गई तो वह हमारा एसेट नहीं रहा बल्कि वो अब हमारा एक्सपेंस बन चुका है। तो इस वजह से हम एडजस्टिंग एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे तो उस एसेट को हम क्या शो करेंगे कि ये पहले तो एसेट था लेकिन अब ये हमारा एक्सपेंस बन चुका है, और एसेट को हम क्या करेंगे, एसेट को हम ख़त्म करेंगे उस अमाउंट से जो कि वो यूज़ हो चुका है। यानी कि कोई ऐसी कॉस्ट, एसेट की ऐसी कॉस्ट जो कि यूज़ हो जाए परमानेंटली तौर पे, वो हमारा फिर एक्सपेंस बन जाता है, वो हमारा एसेट नहीं रहता। तो हम जब भी एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाते हैं तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ में यही चीज़ें, नाम से ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं हम चीज़ों को, यानी कि जो हमारे पहले एसेट थे क्या वो हमारा एक्सपेंस तो नहीं बन गया। इसी तरह से क्या हमने पहले जो रिसीव करना था इनकम, वो अभी रिसीव कर चुके हैं, वो इनकम हमारे पास आ चुकी है या नहीं आई। इसी तरह अगर हमारी कोई लायबिलिटी थी तो क्या हम वो लायबिलिटी पे कर चुके हैं या अभी भी हमारी रिमेनिंग है। तो इसलिए बेटा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं, जिसके बाद फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है ताकि हमारे तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं वो अप टू डेट हो जाए। यानी जितना एसेट है वो एसेट हमारा इस्तेमाल जो हो गया उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें और एसेट को हम सही वैल्यू से रिकॉर्ड करें कि अब हमारे पास कितना एसेट रह गया। इसी तरह तमाम अकाउंट्स को हम अप टू डेट करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। Some of the most commonly required adjustment are those relating to the following। कुछ requirements जो होती हैं मोस्ट कॉमनली हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम 7 एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ेंगे जो कि आपके पास बार बार पूरा टॉपिक ही हमारा इन 7 एंट्रीज से रिलेटेड है। सबसे पहला है एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड का मतलब होता है बेटा अनपेड, यानी अभी तक ये पे नहीं किया गया। तो एक्रूड एक्सपेंस के बाद है एक्रूड इनकम, इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, बैड डेट, डेप्रिसिएशन और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये हमारे पास 7 एडजस्टमेंट्स हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंट्री है बेटा हमारे पास फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हमेशा बेटा फिक्स्ड एसेट पर चार्ज किया जाता है। दो तरह के एसेट्स हमने पढ़े थे, करंट एसेट्स जो कि विद इन 1 ईयर जो है हमारे इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं, और फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होते। तो हमने डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा वो फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो डेप्रिसिएशन बेटा ऐसी कॉस्ट जो कि हमारी यूज़ हो चुकी हो, एक्सपायर हो चुकी हो फिक्स्ड एसेट की, वो कहलाती है हमारे पास डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आपने एक जो है फर्नीचर ख़रीदा है जिसकी आपके पास कॉस्ट है 10,000 रुपीज़ और इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 1 ईयर कि 10,000 में आपका 1 ईयर फर्नीचर यूज़ हो सकता है। इसकी लाइफ है 1 ईयर। 10,000 है कॉस्ट, 1 ईयर है इसकी लाइफ। इसको मैं 12,000 कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल। 12,000 कॉस्ट हो गई, ये क्या हो गई? ये हमारी यूज़फुल लाइफ है कि हमारी गारंटी कितनी है कि ये 1 ईयर तक हमारा जो है चल सकता है। अब इसकी लाइफ बेटा जिस तरह से हमने 12,000 को अगर हम डिवाइड करें कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, यानी कि हर एक महीने का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? 1,000। जैसे ही हमारा फॉर एग्जांपल जनवरी में परचेस किया था, अब जनवरी जैसे ही गुजर गया 1,000 से हमारा फर्नीचर डेप्रिशिएट हो चुका है, यानी इस्तेमाल हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन होगा 1,000। इसी तरह अगर फेब का भी महीना गुजर गया तो हमारा 2 महीने में हम 2 महीने अपना फर्नीचर इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि 2,000 रुपीज़ से हमारे अब जो एसेट है फर्नीचर वो एसेट नहीं रहा बल्कि वो डेप्रिशिएट हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है, उसकी इतनी कॉस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे जैसे हमारा कोई फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट एक्सपायर होती चली जाती है तो वो जैसे जैसे एक्सपायर हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, वो फिर यूज़ हुई हुई कॉस्ट जो है वो एसेट नहीं रहता बल्कि वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाता है हमारा। डेप्रिसिएशन जब भी बेटा आपके पास क्वेश्चन में एंट्री आती है, आपने सेम एक ही एंट्री बनानी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट जो भी फिक्स्ड एसेट होगा उसके नाम के साथ, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यह आपने याद कर लेनी है एंट्री। जब भी डेप्रिसिएशन की बात होगी सेम यही एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सेकंड आते हैं फॉर बैड डेट। बैड डेट क्या है?
डेट बेसिकली हम किसे कहते हैं, डेट कहते हैं उधार को, और बैड डेट यानी बुरा उधार। तो बेटा बैड डेट का मतलब ये है कि वो उधार जो हमें वापस मिलने के चांसेस नहीं है, हमारा उधार वो डूब चुका है, वो कहलाएगा हमारा बैड डेट। एस्टिमेट द अमाउंट नॉट लाइकली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, यानी हमने अपने कस्टमर को चीज़ें उधार पे बेची थी, लेकिन अब हमारे कस्टमर से वो चीज़ें पैसे वापस आने के चांस नहीं है, वो अमाउंट हमें लग रहा है डूब गई। तो दिस एस्टिमेट इज जनरली अ परसेंटेज ऑफ ईदर द क्रेडिट सेल और द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड और टोटल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फॉर विच द डिस्काउंट पीरियड हैज़ नॉट गेट एक्सपायर्ड। बैड डेट बेसिकली हम किसको देखते हुए देखते हैं, अपने अकाउंट रिसीवेबल पर देखते हैं बैड डेट जो है। क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, हमारा कस्टमर से जो हमने उधार वापस लेना होता है उसे हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, यानी ये हमारा एसेट है। लेकिन अगर कोई ऐसा उधार है जो वापस नहीं आएगा, आप कलेक्ट नहीं कर सकते, हम डूब चुका है हमारा पैसा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा बन जाएगा बैड डेट, और बैड डेट एक्सपेंस बन जाएगा ये। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में बैड डेट की एंट्री आएगी, एडजस्टिंग एंट्री, हमेशा बेटा सेम एंट्री बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। थर्ड है आपके पास जो एंट्री हमेशा सेम बनेगी वो है फॉर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बात करी जाएगी अगर, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की जगह हम इनकम समरी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इनकम समरी क्रेडिट। तो बेटा ये तीन एंट्रीज तो हमेशा सेम ही रहेंगी। इसके बाद आ जाते हैं फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस की बात हो रही है। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट, ऐसी अमाउंट जो कि रहती है पे करना बाकी है, जिसे हमने अभी तक पे नहीं किया, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं हमारे, उसके बदले हमें पैसे देने थे लेकिन अभी तक हमने पैसे जो है वो नहीं दिए। डेबिट द एक्सपेंस अकाउंट इन्वॉल्व, जो भी एक्सपेंस होगा उसे हमेशा हम डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट द अप्रोप्रिएट लाइबिलिटी अकाउंट, और जो भी लाइबिलिटी होगी उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल गिवन है किस तरह से रिकॉर्ड करना है। इफ रेंट अमाउंटिंग टू ₹500 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज पेबल, द एडजस्टिंग एंट्री इज गिवन एज बिलो। कह रहे हैं कि रेंट था, किराया देना था 500 रुपये इस मंथ का, दिसंबर का, लेकिन हमने अभी तक ये किराया हमारे लिए क्या है, ये रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, जाहिर सी बात है, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया। क्योंकि हमने रेंट पे नहीं किया तो लेकिन ये हमारा खर्चा तो है, तो हम इसे एंट्री क्या बनाएंगे, हम एंट्री बना देंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट, कि हमारी लाइबिलिटी ये बाकी है 500 रुपीज़ पे करना है, और रेंट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस बेटा जब भी बढ़ता है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आउटस्टैंडिंग हो, एक्रूड हो, यानी कि पे करना बाकी हो, जब भी ऐसे एक्सपेंसेस की बात होगी हम अपने एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अपनी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम से क्या मुराद है, अब डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम की अमाउंट जो कि हमने अपनी, जिसके बदले हमने अपनी सर्विसेज तो दे दी, यानी हमने अपना काम कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी तक हमें पैसे नहीं आए, पैसे नहीं मिले। तो जब भी कोई ऐसा काम हो, हमने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन पैसे आना अभी भी बाकी हैं, हमें पैसे नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट द इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट जो भी हमें गिवन होगा उसे क्रेडिट कर देंगे, और जो भी हमारा एसेट होगा उसे हमने डेबिट कर देना है। एसेट का क्या मतलब हुआ कि हमने रिसीव, क्योंकि हमारा एक्रूड इनकम है, हमने अपना काम कर दिया लेकिन हमें पैसे वापस नहीं मिले, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा रिसीवेबल होगा। रिसीवेबल एसेट होता है, तो एसेट हम डेबिट कर देंगे और इनकम हम क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल हमें गिवन है यहाँ पे, इफ सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म बट कमीशन अर्न हैव बीन रिसीव्ड, द एडजस्टिंग एंट्री इज। सर्विसेज हमने दे दी, कमीशन नहीं मिला अभी तक, हमें क्या एंट्री बनेगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। 700 रुपीज़ से हमने एक्रूड इनकम की ये एंट्री बना दी।
इसके बाद आ जाते हैं फॉर प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस अभी हमने पढ़ा था एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि पे करना बाकी होंगे। प्रीपेड से बेटा क्या मुराद है? प्रीपेड होता है हमारा एसेट, यानी प्रीपेड नाम से जाहिर है पहले से पे कर दिया। एडवांस में कोई एक्सपेंस अगर हमने पे कर दिया है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? रेंट है फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ मंथ्स का अपना रेंट पे किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें 10 मंथ्स का हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया था। जनवरी को हमने ये रेंट दिया। अब जब जनवरी को हमने एंट्री बनाई होगी, वहां पे हमने एंट्री क्या बनाई होगी? प्रीपेड रेंट डेबिट। सही है, प्रीपेड था हमारा, एडवांस था, और प्रीपेड क्या होता है? एसेट होता है। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अब हम खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, हम अभी हैं जुलाई 1 पर। अब हमारा कितने मंथ्स का रेंट रह गया? अब हम देखें अगर तो जनवरी से स्टार्ट करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ का बेटा हमारा रेंट जो है वो अब हमारा एडवांस नहीं रहा, बल्कि वो अब हमारा क्या बन चुका है? अब वो हमारा एक्सपेंस बन चुका है। 6 महीने हम गुजार चुके हैं। अब बाकी के हमारे 4 मंथ का रेंट जो है वो एडवांस का पड़ा हुआ है, लेकिन जो 6 मंथ हमने रेंट वो हमने इस्तेमाल कर लिया है रेंट, वो हमारा अब खर्चा बन चुका है, अब वो हमारा एसेट नहीं रहा है, तो एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया। और जो प्रीपेड है वो ख़त्म हो गया 6 मंथ का, तो हमने प्रीपेड कर देना है क्रेडिट, कि हमारा ये एसेट अब एसेट नहीं रहा। इसी तरह फॉर अनअर्न इनकम, अगर अनअर्न इनकम होती है, अनअर्न से क्या मुराद है? अनअर्न से मुराद है रिसीव इन एडवांस। एडवांस में रिसीव कर लिया। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने 10 मंथ्स का रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया था। अब जब 6 मंथ गुजर गए तो ये एडवांस हमारा क्या हो चुका है? ये एडवांस हमारा ख़त्म हो चुका है। हमने रिसीव किया था, हम पे जिम्मेदारी थी कि हमने 10 मंथ्स तक जो भी हमारे किराएदार हैं जिनको हमने रेंट पे दिया है उन्हें रहने देना है। ये हमारी लाइबिलिटी थी, हमारी जिम्मेदारी थी। अब जब उन्होंने 6 मंथ तक रह लिया तो वो 6 मंथ की लाइबिलिटी मेरे ऊपर से ख़त्म हो गई। रेंट हम करेंगे डेबिट, यानी हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है, और रेंट इनकम हम कर देंगे क्रेडिट। तो बेटा ये थी हमारे पास 7 एडजस्टिंग, जो कि हम अभी आने वाले अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटेल में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे किस तरह से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। टोटल हम 11 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1 आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं। अकाउंटेंट का काम स्टार्ट होता है एडजस्टिंग एंट्रीज से। एडजस्टिंग एंट्री इसलिए बनाई जाती है ताकि इनकम और एक्सपेंसेस को अप टू डेट किया जाए, यानी जो एसेट था पहले हमारा वो अब कहीं एक्सपेंस तो नहीं बन गया, तो जितने से एक्सपेंस बन चुका है उतने से हम उसे एसेट को ख़त्म करके एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। कोई हमारी लाइबिलिटी थी, जिस तरह यहाँ पे हमने पढ़ा अपनी लास्ट एंट्री में कि हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई थी, तो उसे हमने ख़त्म करना था और इनकम को हमने क्रिएट करना था। तो इनकम और एक्सपेंसेस को अप टू डेट करने के लिए, तमाम अकाउंट्स को एक्यूरेट करने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे होते हैं। लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, जिसमें हम ये 7 एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, इनकी एंट्रीज देखेंगे कि किस तरह बनाई जाएंगी हमारे पास। थर्ड है हमारे पास प्रीपेड और एक्रूड एक्सपेंसेस को पढ़ेंगे हम डिटेल में। 4 लेक्चर में एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और लेक्चर नंबर 5 से बेटा हम अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पे एक प्रॉब्लम क्लास में करवाई जाएगी, जबकि एक प्रॉब्लम आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा, और इसी तरह से हम लेक्चर नंबर 10 तक अपनी 12 प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ेंगे और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर एज यू नो कि लास्ट लेक्चर में हम हर चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो बेटा चैप्टर 8 के लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में हम MCQs को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कुछ पास पेपर के भी MCQs सॉल्व करेंगे और कुछ न्यू आने वाले MCQs को भी डिस्कस किया जाएगा। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर बेटा समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।